दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड की 6वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 11 राजपूत काल 7वीं से 11वीं शताब्दी। इस अध्याय में आप राजपूतों की उत्पत्ति, प्रमुख राजवंश प्रतिहार, चौहान, परमार, गढ़वाल और चंदेल, राजपूतकालीन समाज, कला, शिक्षा, साहित्य, स्थापत्य तथा मंदिर निर्माण की शैलियों के बारे में पढ़ेंगे। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। 6वीं कक्षा के इतिहास की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 11 राजपूत काल 7वीं से 11वीं शताब्दी। दोस्तों सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में एक शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति का अभाव हो गया। केंद्रीय शक्ति के अभाव में छोटे छोटे राज्यों का अभ्युदय हुआ और इन सभी राज्यों के संस्थापक प्रायः राजपूत थे। राजपूत सत्ता के लिए आपस में संघर्ष करते रहते थे। आइए जानते हैं राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। दोस्तों राजपूत राजवंशों का उदय 7वीं शताब्दी से ही दिखाई देता है। 11वीं शताब्दी आते आते उत्तर भारत में कई राजपूत कुल प्रसिद्ध हो जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से प्रतिहार, चौहान, परमार, गढ़वाल, चंदेल राजवंश प्रमुख थे। दोस्तों भारतीय समाज जो धीरे धीरे मध्यकालीन समाज में बदला, इसका मुख्य कारण था भूमि अनुदान की प्रथा। वेतन और पारिश्रमिक की जगह बड़े पैमाने पर भूमि का अनुदान मिलने लगा था और इसमें राजा को ये सुविधा थी कि करों की वसूली करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने का भार अनुदान प्राप्त करने वालों के ऊपर चला जाता था। लेकिन इससे राजा की शक्ति बहुत ही घटने लगी। ऐसे ऐसे क्षेत्र बन गए जो राजा के नियंत्रण से दूर थे और इन सब के फलस्वरूप राजा के अधिकार क्षेत्र को हड़पते हुए भूस्वामी उदित हुए और ये अपने को राजपूत कहते थे। राजपूत की उत्पत्ति का जो मूल शब्द है वो क्या है? तो दोस्तों राजपूत शब्द संस्कृत शब्द राजपुत्र का बिगड़ा हुआ रूप है और ये शब्द राजकुमार या राजवंश का सूचक था। धीरे धीरे क्षत्रिय वर्ग राजपूत नाम से प्रसिद्ध हो गया। प्रमुख राजवंशों के बारे में जान लेते हैं जो उत्तर भारत में उदित हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रतिहार वंश है जो कि उज्जैन में था और प्रतिहार वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं। इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक नागभट्ट प्रथम था और इन्होंने प्रतिहारों का राज्य विस्तार किया, साथ ही साथ अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोक दिया था। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में सुप्रसिद्ध रचनाकार राजशेखर निवास करते थे और आप जानते हैं राजशेखर की महत्वपूर्ण रचनाएं काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी हैं। देखिए प्रतिहार वंश के शासकों में नागभट्ट प्रथम का शासनकाल 730 ईस्वी से 756 ईस्वी, वत्सराज का शासनकाल 778 से 805 ईस्वी, नागभट्ट द्वितीय 805 से 833 ईस्वी, मिहिर भोज ये प्रतिहार वंश का शासक था, इसका शासनकाल 836 से 882 ईस्वी और महेंद्रपाल का शासनकाल 885 से 910 ईस्वी था। प्रतिहार और इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर गढ़वाल वंश कन्नौज में इसका शासन था। दोस्तों गढ़वाल वंश जो कि कन्नौज का गढ़वाल वंश था, इसके संस्थापक चंद्रदेव थे। गढ़वालों ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया जबकि काशी इनकी दूसरी राजधानी थी। इस वंश के शासक गोविंद चंद ने अनेक तुर्क आक्रमण को विफल कर दिया और इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था जिसे मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। गढ़वाल वंश के शासकों में देखिए चंद्रदेव 1080 से 1085 ईस्वी, गोविंद चंद 1114 से 1154 ईस्वी और देखिए विजय चंद 1156 से 1170 ईस्वी और जयचंद इस वंश का अंतिम शासक गढ़वाल वंश का, जिसका शासनकाल 1170 से 1194 ईस्वी और 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था।
यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, राजपूत कालीन उत्तर भारत जो 7वीं से 11वीं शताब्दी रहा, इनका जो क्षेत्र था ये उत्तर भारत के जो क्षेत्रों में छोटे-छोटे राज्यों में इनका शासन था। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर परमार वंश का शासन है। इसके अलावा यहाँ पर पीले कलर में चंदेल वंश है। यहाँ पर बैंगनी कलर में चौहान वंश का, प्रतिहार वंश का है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों, गढ़वाल वंश का यहाँ छोटे से केंद्र में शासन है। और इसी के साथ जो है बंगाल में एक नया राजवंश उदय था जिसका नाम पाल वंश था। तो ये उत्तर भारत के जो राजपूतकालीन राजवंश थे, ये बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों पर शासन करते थे और आपसी द्वेष और ईर्ष्या में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। आइए देखते हैं चौहान या चाहमान वंश के बारे में, जो कि अजमेर और दिल्ली में इनका शासन था। देखिए, चौहान जिसको चाहमान वंश कहा जाता है, इस वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी। प्रारंभ में ये अजमेर से शासन करते थे, बाद में दिल्ली को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया और इसी के साथ दोस्तों दिल्ली भारत में सत्ता का केंद्र बन गई। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान, जो कि पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। दोस्तों चंदेल वंश देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड का चंदेल वंश, चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे और चंदेल शासकों ने विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। चंदेल वंश के प्रमुख शासकों में यशोवर्मन का शासनकाल 925 से 950 ईस्वी, धंगदेव का शासनकाल 950 से 1002 ईस्वी और गंगदेव 1002 से 1019 ईस्वी, ये चंदेल वंश के प्रमुख शासक थे। परमार वंश, दोस्तों परमार वंश मालवा में शासन करता था। इस वंश की स्थापना उपेंद्र ने की थी और इस वंश के प्रमुख शासक मुंज 973 से 995 ईस्वी और राजा भोज 1017 से 1060 ईस्वी इनका शासन था और 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को जीत लिया था। दोस्तों उत्तर भारत में जिस समय राजपूत शासकों का शासन स्थापित हो रहा था, उसी समय बंगाल में पाल वंश उदित हुआ। देखिए, जिस समय उत्तर भारत में राजपूत शासकों का राज्य स्थापित हो रहा था, उस समय गोपाल ने बंगाल में पाल वंश की स्थापना की थी। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल शासक हुआ और धर्मपाल ने सुप्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 12वीं शताब्दी के अंत में पाल वंश का अंत हो गया और बंगाल में सेन वंश सत्ता में आया था। पाल वंश के शासकों में गोपाल का शासनकाल 750 से 770 ईस्वी, धर्मपाल 770 से 815 ईस्वी, महिपाल का शासन 988 से 1038 ईस्वी, नयपाल का शासन 1038 से 1055 ईस्वी और देखिए रामपाल जो कि पाल वंश का शासक था, इसका शासनकाल 1077 से 1130 ईस्वी था। अब इन वंशों के बारे में जानकारी के बाद आइए देखते हैं राजपूत कालीन समाज, शासन व्यवस्था, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। दोस्तों राजपूत कालीन समाज में जो शासन व्यवस्था थी, इस समय सामंती व्यवस्था की शुरुआत होने लगी थी, जिसमें सामंत राजा प्रत्येक वर्ष एक निश्चित आय अधिपति को देते थे। गांवों में ग्राम पंचायतें होती थीं। उन ग्राम पंचायतों पर शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं था। मौर्यों के समय उत्पन्न हुई पंचायती राज व्यवस्था अभी भी कायम थी और इस प्रकार राजनीतिक उथल पुथल का गांवों पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता था। सामाजिक व्यवस्था, तो दोस्तों राजपूत काल में समाज में योद्धा तथा शासक वर्ग प्रमुख थे। राजपूतों में साहस, आत्मसम्मान और आतिथ्य का भाव था। प्राण जाए पर वचन न जाए जैसे आन मान और शान की सोच विकसित हुई और उनकी गुण गाथाएं भी गाई जाने लगी। राजपूत कालीन समाज में दोस्तों ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था।
धनी लोग कीमती वस्त्र और आभूषण पहना करते थे। जनसाधारण की वेशभूषा साधारण थी। बाल विवाह और सती प्रथा का प्रचलन हो गया था। विधवा विवाह वर्जित था। महिलाओं को सामान्य अधिकार प्राप्त थे और महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिए गए। इस समय वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी, जिसके कारण लोगों की मानसिक सोच संकुचित हो गई थी। राजपूत कालीन समाज में कला किस प्रकार थी, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, यहाँ चित्र में आपको भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर प्रदर्शित हो रहा है और आप जान लीजिए भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी शासक ययाति केशरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर ये शिव भगवान का मंदिर है। दोस्तों, कला में देखिए राजपूत शासक लड़ाई में व्यस्त रहने के साथ कला और साहित्य में भी रुचि रखते थे। इन्होंने प्रतिष्ठा सूचक भव्य दुर्ग, राजभवन और मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनको देखने के लिए आज भी हजारों विदेशी पर्यटक आते हैं। उत्तरी भारत के राजाओं ने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। तो लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए चंदेल। तो चंदेल राजाओं ने शिव, विष्णु और जैन तीर्थंकरों को समर्पित कई मंदिर बनवाए, जिसमें खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर अपनी बनावट के लिए अति प्रसिद्ध है। खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासक धंगदेव ने 910 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा, धंगदेव ने 910 ईस्वी में जो है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये सभी मंदिर पीले रंग के बलुआ पत्थरों से बने हैं और इन मंदिरों में आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग वंश के नरसिम्हा प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ये मंदिर एक रथ के आकार का है, जिसमें 12 पहिए हैं तथा 7 घोड़े इस रथ को खींचते हुए दर्शाए गए हैं। मंदिरों का व्यय चलाने के लिए उच्च वर्ग के लोग सोना, चांदी, कीमती पत्थर, मोती इत्यादि दान में देते थे और इन मंदिरों की विशेषता ये थी कि ये धन धान्य से परिपूर्ण होते थे। शिक्षा और साहित्य की स्थिति देख लेते हैं राजपूत कालीन समाज में। दोस्तों, राजपूत शासकों के समय में आश्रम, पाठशालाओं, विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी और इस समय नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनी, कन्नौज, काशी और धारा नगरी प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। इस काल में नाटक, काव्य और ग्रंथ लिखे गए, जैसे राजशेखर की बाल रामायण, भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वध नाटक, कल्हड़ का इतिहास ग्रंथ राजतरंगिणी, जयदेव का काव्य गीत गोविंद, ये संस्कृत भाषा में लिखे गए। और इस काल में क्षेत्रीय भाषाओं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया, गुजराती आदि में भी ग्रंथ लिखे गए। उदाहरण स्वरूप चंदबरदाई की पृथ्वीराज रासो का वीर गाथा काव्य हिंदी में लिखा गया था। इस समय मंदिर निर्माण की स्थिति क्या थी, तो यहाँ पर आप 2 मंदिरों का जो है नमूना देख सकते हैं। उत्तर भारतीय मंदिर और दक्षिण भारतीय मंदिर दोनों ही अपने आकार और बनावट में भिन्न भिन्न है। दोस्तों, मोटे तौर पर मंदिर निर्माण की 2 शैलियाँ थीं, एक उत्तर भारतीय और दूसरा दक्षिण भारतीय। उत्तर भारतीय शैली को नागर शैली और दक्षिण भारतीय शैली को द्रविड़ शैली कहते थे। इनमें भेद मुख्यतः मंदिर के शिखर के आकार में देखा जाता है। उत्तर भारतीय शिखरों का आकार टेढ़ी रेखाओं से घिरी हुई ठोस मीनारों की भांति होता था। मध्य में खुला, ऊपर एक बिंदु पर आकर समाप्त हो जाता था, जैसे लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। और दक्षिण भारतीय शिखर जो हैं ये आप देख सकते हैं दोस्तों, पिरामिड की तरह दिखते थे, जिनमें कई खंड होते थे। प्रत्येक खंड क्रमशः ऊपर की ओर अपने नीचे वाले खंड से छोटा होता जाता था और सबसे ऊपर जाकर छोटा तथा गोलाकार हो जाता था। दक्षिण भारत के मंदिरों में स्तंभों का मुख्य स्थान है, जबकि उत्तर भारत के मंदिरों में इनका सर्वथा अभाव दिखाई देता है। मंदिरों को बनाने के लिए कारीगर पत्थर को जमाने के लिए चूने और गारे का घोल इस्तेमाल नहीं करते थे। इस विधि के बगैर ही बड़े बड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक चढ़ाते जाते थे, जिससे वे वर्षों तक टिके रहे। ये पत्थर एक दूसरे के भार से सैकड़ों साल तक टिके हुए हैं। दोस्तों, बंगाल के सेन वंश के बारे में भी जान लीजिए। और आप जानते हैं कि पाल वंश के बाद सेन वंश का उदय हुआ था। तो सामंत सेन ने
बंगाल में सेन वंश की स्थापना की। बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन इस वंश के प्रमुख शासक थे और सेन शासनकाल में संस्कृत साहित्य का अधिक विकास हुआ था और इसी काल में जयदेव ने प्रसिद्ध गीत गोविंद की रचना की थी। दोस्तों, अध्याय के अंत में आइए इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं, क्योंकि अध्याय पढ़ने के बाद अगर अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व कर लिया जाए तो हमें उस अध्याय से संबंधित संपूर्ण जानकारी कंठस्थ हो जाती है। आइए देखते हैं, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों के द्वारा बनवाए गए थे? तो आप जान लीजिए, चंदेल। चंदेल वंश के शासकों द्वारा खजुराहो के मंदिर बनवाए गए थे। नरसिंह प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया था? तो आप जान लीजिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर। याद रखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। चंदावर का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। मोहम्मद गोरी और गढ़वाल नरेश जयचंद के बीच लड़ा गया था। राजपूत काल में दोस्तों शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो राजपूत काल में आश्रम, पाठशाला और विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी। इस समय नालंदा, देखिए, नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनी, कन्नौज, काशी, धारा नगरी प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर भारत में राजपूतों के राजनैतिक महत्व का वर्णन कीजिए। तो उत्तर भारत में राजपूत नामक क्षत्रिय वर्ग जो था, इसमें परमार, चौहान, चंदेल, प्रतिहार और गढ़वाल आदि अग्निकुंड से निकले क्षत्रिय माने गए। इनमें परस्पर झूठी शान, प्रतिष्ठा और प्रभुत्व के लिए युद्ध होते रहते थे। इनमें पारस्परिक एकता नहीं थी। ये हमेशा एक दूसरे को झुकाने के लिए युद्ध करते थे। बड़े केंद्रीय शासन का अभाव था। स्थानीय मुद्दे, स्थानीय सोच, स्थानीय भाषा अधिक प्रबल हो गई थी। इसी कारण ये आपस में एक दूसरे से लड़ते थे और एक दूसरे से बड़ा होने की इनमें जिद थी। राजपूत कालीन सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? इसका वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, राजपूत कालीन समाज में योद्धा जो है साहसी योद्धा थे। ब्राह्मणों को उच्च स्थान था। राजपूत साहसी, स्वाभिमानी और वीर योद्धा थे। धनी लोग कीमती वस्त्र आभूषण पहनते थे। बाल विवाह और सती प्रथा का चलन हो गया था। विधवा विवाह वर्जित था। स्त्रियों की स्थिति निम्न थी। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी। लोगों का मानसिक दृष्टिकोण संकुचित था राजपूत कालीन समाज में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भवन निर्माण या मंदिर निर्माण की उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय शैली के बारे में लिखिए। तो उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय में मुख्य भेद मंदिर के शिखर के आकार में देखा जाता है। और आप जानते हैं, उत्तर भारतीय शिखरों का आकार टेढ़ी रेखाओं से घिरी हुई ठोस मीनार की तरह रहता था। मध्य में खुला और ऊपर एक बिंदु पर आकर समाप्त हो जाता था, जैसे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। जबकि दक्षिण भारतीय शिखर पिरामिड की तरह दिखते थे। ये क्रमशः ऊपर की ओर अपने नीचे वाले खंड से छोटे होते जाते थे। सबसे ऊपर जाकर छोटे तथा गोलाकार टुकड़े में ये हो जाते थे। दक्षिण भारत के मंदिरों में स्तंभों का मुख्य स्थान है, जबकि उत्तर भारत के मंदिरों में स्तंभों का पूर्ण अभाव पाया जाता है। यहाँ पर देखिए, कुछ पुस्तकें दी गई हैं। इनके लेखकों के नाम आपको लिखना है। किरार तर्जुनीयम के लेखक संस्कृत के प्रसिद्ध कवि भारवी थे। शिशुपाल वध कवि माघ की रचना है। राज तरंगिणी आप जानते हैं कल्हड़ की कृति है। बाल रामायण के रचनाकार राजेश्वर थे। और गीत गोविंद आप जानते हैं जयदेव की रचना है। तो एक बार फिर से, किरार तर्जुनीयम के लेखक भारवी, शिशुपाल वधम के माघ, राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़, बाल रामायण राजशेखर की रचना है और दोस्तों गीत गोविंद जयदेव की कृति है। यहाँ पर देखिए, मानचित्र को देखकर निम्नलिखित को पूरा कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो वंश थे ये वर्तमान में किस राज्य में थे। तो अब देखिए, चौहान वंश अजमेर यानी राजस्थान और दिल्ली में चौहान वंश का शासन था। प्रतिहार ये कहाँ पे थे? तो प्रतिहार का शासन उज्जैन एमपी में यानी मध्य प्रदेश में था। गढ़वाल वंश के शासकों का जो केंद्र था वो कन्नौज उत्तर प्रदेश की इत्र नगरी में था। परमार वंश के शासक दोस्तों मालवा
मालवा के शासक थे। और पाल वंश आप जानते हैं बंगाल में इनका शासन था। और चंदेल वंश का शासन बुंदेलखंड जो कि झांसी के आसपास था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यूपी बोर्ड की 6वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय अध्याय 11 राजपूत काल 7वीं से 11वीं शताब्दी। इसमें हमने प्रमुख राजपूत वंश, उनकी उत्पत्ति और राजपूतों की सामाजिक, आर्थिक, साहित्य, कला, मंदिर निर्माण की शैलियों के बारे में हमने पढ़ा। साथ ही इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व किया, जो इस कक्षा यानी 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।